फैसलाबाद तालिबा खतीजा गफूर पर तशद्दुद का केस। गिरफ्तार 4 मुल्जिमान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत पेश। अदालत ने मुल्जिमान का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। आपको एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। फैसलाबाद में तालिबा खतीजा गफूर पर तशद्दुद का केस। गिरफ्तार 4 मुल्जिमान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत में पेश हुए। अदालत ने मुल्जिमान का मजीद 3 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया। फैसलाबाद में खदीजा तशद्दुद केस। मरकजी मुल्जिम दानिश शेख की बेटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। पिटिशनर अनाली अपने वकील के हमरा अदालत में पेश हुई। ये मुकदमा किधर दर्ज है, इल्जाम क्या है, कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। फैसलाबाद में घर में तशद्दुद का मामला है। वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़, आपने ज्यादती की है, सिस्टम को शिकस्त देने के लिए पिटिशनर को यहाँ ले आए हैं। कायम मुकाम चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, पिटिशनर इस वक्त इस्लामाबाद में अपनी वालिदा के साथ रह रही है। वकील दरख्वास्त गुजार, मगर आपने इस्लामाबाद का एड्रेस हाथ से लिखा है, मुस्तकिल और मौजूदा एड्रेस तो फैसलाबाद के हैं। कायम मुकाम चीफ जस्टिस, ऐसा क्यों होता है कि जब भी कहीं FIR दर्ज होती है तो वो जमानत के लिए इस्लामाबाद आ जाता है। मैं बाहर से वापस आई हूँ और 9 अगस्त से पहले से ही इस्लामाबाद रह रही हूँ। अनाली की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत फीस तक मुलतवी कर दी गई। फैसलाबाद वली टाउन में बाप बेटी को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम उस्मान ने ससुर और बीवी को कत्ल किया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद वली टाउन में बाप बेटी को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम उस्मान ने ससुर और बीवी को कत्ल किया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करें, फैसलाबाद वली टाउन में बाप बेटी को कत्ल कर दिया गया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं फसीह नकवी से। जी फसीह, बताइएगा। चक 4 वली टाउन में पेश आया है। ये तकरीबन सुबह 10 बजे के करीब जो है ये वाकया रिपोर्ट हुआ था और तकरीबन 12 बजे के करीब जो है पुलिस हुक्काम को जो है वो इतला दी गई थी। अभी जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये उनका वालदा का जो है, फिजा की वालदा का ये आबाई घर है। ये मेरे बिल्कुल पिछली जानिब जो ये घर दिखाई दे रहा है आपको, ये इस घर के अंदर जो है इनकी वालदा मौजूद है। जब उनकी वालदा से बात हुई थी तो उनका बताना था कि तकरीबन 10 साल तकरीबन इनकी शादी 10 साल तकरीबन इनका अरसा शादी को हो गया था। तकरीबन 10 साल का अरसा शादी को गुजर चुका था और इस 10 साल के दौरानिए में जो है इनके दरमियान जो है काफ़ी नाचाकी हुई थी। और गुज़श्ता 2 रोज़ से जो था उस्मान, जिसने शमून मसीह और उनकी जो बेटी हैं उनको कत्ल किया है, पिछले 2 रोज़ से जो है उन्हें मुसलसल तंग भी कर रहा था और धमकियाँ भी दे रहा था। यहाँ पर हमारे साथ जो है अहले इलाका भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि एक अफसोसनाक वाक़या जो है आपके इलाके में पेश आया, क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है। ये मसीह भाई हमारे थोड़े से घर हैं लेकिन हम प्यार मोहब्बत में इधर रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा मसला था और उन्हें सुबह आया वो बंदा, उसने पिस्टल लिया और घर में 2 ही बंदे थे, यानी कि उसकी बीवी फिजा और उसका ससुर। उन्हें मौके पर उन्हें फायर किए, उन्हें कत्ल किया और वो भाग गया। बहुत ज़्यादा अफसोस है जी, ये बहुत ज़्यादा मल्लेदार, बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है और बड़े अच्छे बंदे थे। ये बंदा जो फौत हुआ है, जो कत्ल किया है, वो मजदूरी करता था और किराए के मकान पे रहते हैं और बहुत अच्छा और नेक बंदा था जी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना मोहल्लेदारों का भी, और गुज़श्ता काफ़ी अरसे से जो था इसी इलाके में रह रहा था और मोहल्लेदार जो बाकी भी मोहल्लेदार उनसे बात हुई थी उनका यही कहना था कि किसी किस्म का कभी इनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा, कभी कोई ऊंच नीच नहीं हुई। और आज जो है, आज सुबह 10 बजे के करीब जो है आज उनके दामाद ने ही उनको कत्ल कर दिया। हमारे साथ उनके जो है रिश्तेदार भी मौजूद हैं। अच्छा, जब ये नाचाकी वगैरह होती थी इन फिजा और उस्मान के दरमियान, कोई आपने सुलह सफाई की कोशिश की थी उस दौरान? हाँ जी, काफ़ी दफ़ा करवाई है सुलह कराउन थी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि एक हादसा, एक सानिया है इनके लिए और अल्फाज तक नहीं अदा किए जा रहे, चूँकि ये इनके रिश्तेदार हैं। हमारे साथ उनके मामू भी मौजूद है, फिजा के, उनसे बात करते हैं। बताइएगा कि जब कभी कोई लड़ाई झगड़ा इनके दरमियान होता था तो कभी आपने सुलह वगैरह की कोशिश की? घर में कोई माड़ा मोटा लड़ाई झगड़ा होता था तो बस बात कर लेते थे
تو ان کے بعد میں اس کو صلح کر لیتے تھے. وہ بیٹی بتاتی نہیں تھی ہے, گھر آن کے بتانا تو جو اس کو بتانا ہے کہ کہنا یہ بھی میرے سے ساتھ یہ برا پلا مرتا ہے, مارتا ہے, کوٹتا ہے, تو اس لیے انہوں نے کہنا کہ ساری صلح ہو گئی ہے. تو باقی یہ بندہ جو قتل ہوا ہے یہ تو بہت ہی بندہ شریف تھا, محنتی آدمی تھا. گھر میں اس نے کرائے میں مکان لے آیا تھا. یہ کافی عرصے کا ادھر ہی رہ رہا. ہاں جی, میں اس کا ماموں ہوں. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے لواحقین محلے دار ان کا بھی یہ سوٹ سنا. اور جس ٹائم یہ واقعہ پیش آیا ہے اس دوران جو ہے صرف شمون اور ان کی بیٹی جو فضا, اس وقت یہ دونوں گھر میں اکیلے تھے, جبکہ ان کی جو والدہ ہے وہ مرحبا جو یہاں پر ایک ہوٹل وہاں پر جو ہے کام کرنے کے گھر سے جاتی تھی, اور بچے جو تھے باقی وہ اسکول گئے ہوئے تھے. لیکن 11:30 بجے کے قریب جب بچے گھر آئے ہیں تب انہوں نے جب وہ سامنے لاشیں دیکھی ہے تو اپنے رشتہ داروں کو آگاہ کیا ہے, بتایا ہے. تو اس کے بعد فوراً جب رشتہ دار واپس ادھر گھر آئے تھے اس کے بعد دوبارہ جو ہے پولیس کے اوپر کال وغیرہ چلی, ریسکیو حکام کی طرف سے جو ہے فوری بروقت یہاں پر پہنچتے ہوئے جو ہے یہاں کو تحویل میں مزید تفصیلات کے لیے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں. فیصل آباد میں فیسکو پیپلز کالونی ڈویژن پر ڈنڈا برادر شہریوں کا حملہ. پیپلز کالونی ڈویژن میں شہریوں کی توڑ پھوڑ. پیپلز کالونی ڈویژن سے فیسکو کا عملہ فرار ہو گیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی کے بل ادا نہیں کریں گے, بجلی کے بلوں سے ٹیکس نکالا جائے. فیصل آباد فیسکو پیپلز کالونی ڈویژن پر ڈنڈا بردار شہریوں کا حملہ. پیپلز کالونی ڈویژن میں شہریوں کی توڑ پھوڑ. پیپلز کالونی ڈویژن سے فیسکو کا عملہ فرار ہو گیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی کے بل ادا نہیں کریں گے, بجلی کے بلوں سے ٹیکس نکالا جائے. آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد میں فیسکو پیپلز کالونی ڈویژن پر ڈنڈا برادر شہریوں کا حملہ. پیپلز کالونی ڈویژن میں شہریوں کی توڑ پھوڑ. پیپلز کالونی ڈویژن سے فیسکو کا عملہ فرار ہو گیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی کے بل ادا نہیں کریں گے, بجلی کے بلوں سے ٹیکس نکالا جائے. یہاں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں. فیصل آباد فیسکو پیپلز کالونی ڈویژن پر ڈنڈا بردار شہریوں کا حملہ. پیپلز کالونی ڈویژن میں شہریوں کی توڑ پھوڑ جاری ہے. اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اویس علی سے. جی اویس, بتائیے گا. جی بالکل, بجلی کے بلوں میں ٹیکسز کی آمد میں اضافہ کے پیش نظر شہر بھر میں جو ہے وہ احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. اسی حوالے سے پیپلز کالونی ڈویژن پر ڈنڈا بردار شہریوں کی جانب سے حملہ کر دیا گیا ہے اور پیپلز کالونی ڈویژن کی عمارت کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے. اس موقع پر شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ بجلی کے بلوں میں ایف ٹی اے کی مد میں جو اضافہ کیا گیا ہے وہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے. حکومت ٹیکسز کی مد میں بجلی کے بلوں میں اضافہ کو فوراً واپس لے. اضافہ کی وجہ سے بجلی کا بل جو ہے وہ استعمال شدہ یونٹس پر نہیں بلکہ جو ہے وہ ٹیکسز میں اضافہ کی شکل میں آ رہا ہے. اگر حکومت کی جانب سے بجلی کے بلوں میں کمی نہ کی گئی تو بجلی کے بل جو ہیں وہ ادا نہیں کیے جائیں گے. اسی حوالے سے دل برداشتہ ہو کر شہریوں کی جانب سے پیپلز کالونی ٹیلیویژن پر حملہ کیا گیا ہے اور عمارت کے شیشے جو ہیں وہ بھی توڑے گئے ہیں اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ پیپلز کالونی ڈویژن کا عملہ جو ہے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے. شہریوں میں خاصا جو ہے وہ غم و غصہ پایا جاتا ہے بجلی کے بلوں کو لے کر اور یہ مطالبہ کیا پیپلز کالونی ڈویژن میں شہریوں کا احتجاج جاری ہے. بہت شکریہ اویس علی, آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. فیصل آباد کے تاجروں نے بھی بجلی کے بڑھتے بلوں پر بڑا اعلان کر دیا. کہتے ہیں دگنا بل نامنظور, کوئی تاجر بل ادا نہیں کرے گا اور چند دنوں میں اہم ان بلوں کے متعلق بڑا احتجاج کا اعلان کیا جائے گا. اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شہراز بٹ سے. جی شہراز, کہیے گا. بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکسز پر عام عوام تو سڑکوں پر ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ احتجاج اور مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اب فیصل آباد میں تاجروں کی جانب سے بھی سڑکوں پر آنے کا جو پلان ہے, منصوبہ ہے, وہ تیار کر لیا گیا ہے. رانا سکندر صاحب موجود ہیں جو کہ سابق صدر فیصل آباد چیمبر کے. ان کی جانب سے شدید مذمت کی جا رہی بلوں میں اضافی ٹیکسز پر. ان سے بات کرتے ہیں, جانتے ہیں اگلا لاہے عمل کیا ہوگا. کیا تاجر بھی سڑکوں پر ہوں گے سکندر صاحب؟ انشاءاللہ بٹ صاحب آپ چند دنوں کے بعد دیکھیں گے یہ لاہے عمل تیار ہو رہا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی بل بھی جمع نہیں ہوئے اور یہ 379 یونٹ ہے اور 12,000 بل ہے اور یہ ڈومیسٹک ہے اور اس کا آپ اندازہ لے لیں کہ کمرشل بل جو ہے وہ 20,000 کے قریب ہے. اب مجھے بتائیں کہ ایک چھوٹا دکاندار جو 200-300 یونٹ چلاتا ہے اس کو آپ نے 20-25,000 کا بل بھیج دیا, وہاں کہاں سے پے کرے گا؟ ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ اگر بل میں 8,000 روپیہ بجلی کی قیمت ہے تو اس میں 16,000 روپے ٹیکس شامل کیے گئے ہیں. اب اس کی سمجھ ہی نہیں آتی. فیول ایڈجسٹمنٹ سیدھا ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ کاسٹ پڑتی ہے اور یہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. ایک بات. دوسری بات ہے بٹ صاحب
सिटी 41 का बहुत शुक्रिया। इसमें समझने वाली बात यह है कि यह सर्विस प्रोवाइडर यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइडर अदारा है, ना कि कोई प्रॉफिट गेन करने वाली कोई ताजरों का मुझे बता दीजिएगा, ताजरों का लाहे अमल क्या होगा अगला? आप देखें, ये छोटे ताजरों ने अभी हमें कॉल किया और आप चंद दिनों में देखेंगे, 2-3 दिन में ये एक बड़ा एहतजाज हम करने जा रहे हैं और इसमें शटर डाउन भी हो सकता है और इसमें हम मजबूर कर देंगे कि बिजली के रेट्स को कम किया जाए और इसमें जो नाजायज टैक्सेस हैं उन्हें खत्म किया जाए। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा, क्या हम इस वक्त जो ताजिर हैं वो सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं? भट्ट साहब देखें, ये अभी तो लोगों के बिल आ रहे हैं। अभी कल आपने फैसलाबाद में देखा होगा कि सुमदी रोड पे शदीद अवाम ने एहतजाज किया है, ट्रैफिक ब्लॉक थी। आज केनार रोड पे एहतजाज हो रहा है। अब जैसे जैसे ये बिल आते जाएंगे, लोग सड़कों पे आते जाएंगे। ताजर बरादरी जो है उनको भी टैक्सेस लगाकर बिल भेज दिया गया है, बल्कि हर 10 दिन 15 दिन बाद एक नया टैक्स लगा दिया जाता है। फ्यूल चार्जेस देखें। ताजर एहतजाजन बिल जमा नहीं करवाएंगे। शुक्रिया शराज तफसीलात के लिए। आपको बताएं, जंग में दरियाए चनाब में मजीद तुग़यानी बरकरार है। 3 घंटे गुजर गए, पानी की मिकदार 1,26,000 क्यूसिक पर ठहर गई। दरियाई इलाके पानी में डूब गए। ज़राई रकबों पर पानी का कब्जा। सेम नाले का पानी भी सैलाबी पानी में शामिल हो गया। जमीनी राब्ते मुनक़ता। बिजली के बंदिश को चौथा हफ्ता शुरू हो गया। आपको यहाँ अहम खबर से आगाह करें, जंग दरियाए चनाब में मजीद तुग़यानी बरकरार है। 3 घंटे गुजर गए, पानी की मिकदार 1,26,000 क्यूसिक पर ठहर गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, दिन के आगाज़ में जो इस वक्त चनाब और त्रिमू बैराज है, यहाँ पर पानी की मजबूरी मिकदार 1,29,000 क्यूसिक तक जा चुकी थी, लेकिन 3 घंटे गुजरने के बाद लगभग 12 बजे 3,000 क्यूसिक जो थी वो इसमें मिकदार की कमी वाक़ई हुई और 1,26,000 क्यूसिक तक आ गई। लेकिन अब 3 से 3.5 घंटे मजीद गुजर चुके हैं, लेकिन इस तुग़यानी में इस वक्त कमी नहीं आ रही, जिस वजह से ज़मीनी राब्ते जो हैं वो बहुत सारी बस्तियों के इस वक्त कट चुके हैं। आपको अली अब्बास इस वक्त मेरे कम में दिखा सकते हैं इस वक्त क्या सूरत हाल है। ये बंद के अंदर मौजूद ज़राई रकबा है, साथ में सेम नाला मौजूद है और ज़मीनी रास्ते इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हद निगाह हमें इस वक्त पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सेम नाले का पानी भी जो है वो इस सैलाबी पानी के अंदर शामिल हो चुका है, जिस वजह से ये सैलाबी पानी भी इस वक्त मुज़र सेहत भी है और इसके साथ साथ जो जिल्द के अमराज हैं उनको फैलने में जो है वो मददगार भी साबित हो रहा है। इस वक्त बहुत सारी बस्तियां, जिनमें बस्ती मल्ला है, हसनाना है, मसन के इलाके हैं, खड़कन के इलाके हैं, इसके साथ साथ बहुत सारी दीगर बस्तियां हैं, वहां पर इस वक्त ज़मीनी राब्ते मुनक़ते होने की वजह से इलाका मकीनों को और काश्तकारों को और मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त रेस्क्यू बोट सर्विस भी जो है वो शुरू हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त रेस्क्यू एहलकार भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा बताइएगा, जो रेस्क्यू की बोट सर्विस है, इससे किस किस्म के अफराद को जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है मुख्तलिफ बस्तियों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम पेशेंट को डील करते हैं जो अंदर क्रिटिकल होते हैं। आज जो है 4 से 5 पेशेंट थे जो डायरिया के और फीवर के मरीज थे, उनको हमने रेस्क्यू किया है। उसके बाद अंदर जो है वो काफ़ी तकरीबन एक घर जो है वो बिल्कुल गिर गया था, उसके लोग हमने रेस्क्यू किए हैं। और इसके अलावा 3-4 औरतें आई थी, उनको रेस्क्यू किया है। जी बिल्कुल, ये तकरीबन इस वक्त 3 फुट की सतह जो है वो यहाँ पर कायम है और इस वजह से बोट सर्विस जो है वो शुरू कर दी गई है और तवक्को ये है कि आने वाले चंद घंटों के दौरान पानी की इस मिकदार में कमी वाक़ई होगी, जिसके बाद मुमकिना तौर पर ज़मीनी राब्ते जो हैं वो शुरू हो सकेंगे और जो बस्तियां इस वक्त पानी में घिरी हुई हैं, गो के बहुत सा ऐसा इलाका है जो कि ज़राई रकबा है, वहाँ पर पानी मौजूद है। बस्तियों के अंदर पानी इस वक्त जो है वो दाखिल नहीं हुआ, बेशतर बस्तियां महफूज हैं लेकिन पानी के अंदर महसूर हैं। बहुत से डेरों के अंदर इस वक्त पानी जा चुका है, तो यहाँ पर काश्तकारों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनकी मुश्किलात का अजाला करने के लिए रेस्क्यू 1122 की सर्विस जो है वो इस वक्त जारी है और दूसरी जानिब अगर ज़िला इंतजामिया और दीगर इदारों की जानिब से जो इंतजामात हैं उनका अगर हम जायजा लें मजमूई तौर पर, तो यहाँ पर रेवेन्यू की जानिब से कोई इंतजामात दिखाई नहीं दे रहे। पटवारी हजरात, तहसीलदार और गुरदावर जो हैं वो इलाकों का दौरा नहीं कर रहे और सूरत हाल का जायजा नहीं ले रहे। इसके अलावा लोग जो के अंदर फंसे हुए हैं। जनाब में मजीद तुग़यानी बरकरार है। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा, आप हमें
आगाह कर रहे थे। कमालिया में कमिश्नर फैसलाबाद का सैलाबी इलाकों का दौरा, दरियाए रावी के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर लगाए जाने वाले फ्लड रिलीफ कैंपों का मुआयना किया, अहाता कचहरी में पौधा भी लगाया। रेस्क्यू इमरजेंसी ऑफिसर बिशारत हमीद, तहसीलदार गुलाम अब्बास काजमी भी साथ थे। आपको बता रहे हैं कमालिया में कमिश्नर फैसलाबाद का सैलाबी इलाकों का दौरा, दरियाए रावी के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर लगाए जाने वाले फ्लड रिलीफ कैंपों का मुआयना किया। चिन्योट में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की बड़ी गफलत, शहर के पोश इलाके सैटेलाइट टाउन के काजमी पार्क से कीमती दरख्त चोरी होने लगे। काजमी पार्क से दरख्तों की कटाई पर शहरी तशवीश में मुब्तला। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सैटेलाइट टाउन में और यहाँ पर काजमी पार्क है और ये काजमी पार्क अरसा दराज से इंतजाम है कि जहाँ अदम तवज्जो का शिकार है तो वहीं कीमती दरख्त चोरी होते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे कैमरामैन अली जैब आपको दिखाई भी सके तो यहाँ पर जो कीमती दरख्त है वो मुबैना तौर पर उनकी कटाई हो रही है और अहले इलाका की जानिब से जो है वो बारहा दफा इंतजामिया को आगाह किया गया है, लेकिन ताहाल कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। सिर्फ देखिए कि दरख्तों की कटाई का अमल यहाँ पर जारी है। क्या कहते हैं इस बारे? जनाब मैं सैयद फरमान अली काजमी चौक सैटेलाइट टाउन से, मैं जनाब वार्ड नंबर 25 सैटेलाइट टाउन का मैं मुंतखब नुमाइंदा भी हूँ साहब का। और मोहतरम इन लोगों को, बल्दिया वालों को मैंने रोका भी है। मैंने कहा कीमती दरख्त है, इन्हें सेल करके इन्हें जो है जनाब पार्क में या किसी गवर्नमेंट के खाते में लगाया जाए, मगर वो चोरी करके अपने घरों में लकड़ियाँ जलाने के इस्तेमाल के लिए ये जनाब यहाँ के जो बल्दिया के मुलाजमीन हैं, जिनमें माली वगैरह हैं या और जो भी उनके सरपरस्त आला हैं, उनसे ये जनाब मालूमात की जाए कि भी ये काम कब तक होता रहेगा और क्यों होता रहेगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की माल को कब तक चोरी करते रहेंगे ये लोग? क्या मुतालबा करते हैं जी इंसान? हम जनाब इंतजामिया से ये मुतालबा करते हैं कि डीपीओ साहब और डीसी साहब और चीफ ऑफिसर साहब इनके खिलाफ सख्त एक्शन लें और जनाब पर्चा कराएं जिन आदमियों ने नुकसान किया है पार्क का। सैटेलाइट टाउन के काजमी पार्क से कीमती दरख्त चोरी होने लगे हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, आप हमें आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में जलसों का फैसला, फैसलाबाद में 4 सितंबर को इमरान खान अवामी ताकत का मुजाहिरा करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में जलसों का फैसला, फैसलाबाद में 4 सितंबर को इमरान खान अवामी ताकत का मुजाहिरा करेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बार फिर मुल्क भर में जलसे शुरू करने का और अवाम राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है और इस हवाले से NA 108 जहाँ पे ज़िम्मी इंसाफ होगा फैसलाबाद, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी और इस हवाले से 4 सितंबर की तारीख जो है वो शेड्यूल में दी गई है कि फैसलाबाद में जलसे के लिए। और ये सीट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी फारूक हबीब के इस्तीफा मंजूरी के बाद खाली हुई थी और इस सीट पर इमरान खान और दीगर पीछे रहनुमाओं की जानिब से भी कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे। ताहम इमरान खान कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुस्तरद कर दिए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यहाँ पे 4 सितंबर को जलसे का ऐलान किया गया है और PTI चेयरमैन इमरान खान इस जलसे से खिताब करेंगे। जी, 4 सितंबर को इमरान खान अवामी ताकत का मुजाहिरा करेंगे। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत, आप हमें आगाह कर रहे थे। जंग अगस्त के 19 यौम गुजर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जंग के रिटायर होने वाले मुलाजमीन को पेंशन ना मिल सकी। अफसरान की जानिब से बार बार यकीन दहानी के बावजूद पेंशन का इजरा ना हो सका। आपको बता रहे हैं अगस्त के 19 यौम गुजर गए लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जंग के रिटायर होने वाले मुलाजमीन को पेंशन ना मिल सकी। अफसरान की जानिब से बार बार यकीन दहानी के बावजूद भी पेंशन का इजरा ना किया जा सका। आगे बढ़े और आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास। तांदियावाला में महकमा हेल्थ की नाक़िस हिकमत अमली पर डिप्टी कमिश्नर बरहम हो गए। कहते हैं फैसलाबाद में किसी नालायक ऑफिसर की जरूरत नहीं। आपको बता रहे हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास किया गया। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू का हंगामी इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से तमाम तर तहसीलों की जो डेंगू सर्वेलेंस के हवाले से कारकर्दगी है उसको चेक किया गया, जिस पर तांदलियावाला में किसी किस्म का हॉटस्पॉट जो है उसकी निशानदही ना किए जाने पर डिप्टी कमिश्नर महकमा हेल्थ पर बरहम दिखाई दिए। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख का ये कहना था कि जिला भर में
किसी भी नालायक अफसर को जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा। जबकि इसके साथ साथ उन्होंने इस बात की भी हिदायत जारी की है तमाम तर महकमों को कि अपनी अपनी बीट के अंदर रहते हुए अपने एरियाज के अंदर जो है वो डेंगू लार्वा के हवाले से हॉटस्पॉट को जो है वो फौरी तौर पे मुंतखब किया जाए, निशानदही की जाए और आने वाले इजलास में वो तमाम तर निशानदही के साथ जियो टैगिंग पॉइंट जो है वो डिप्टी कमिश्नर के सामने पेश किए जाएं। इस हवाले से मैं ये भी बताते चलूं कि न सिर्फ फैसलाबाद बल्कि तहसील झुमरा डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू का इजलास हुआ है। बहुत शुक्रिया वकास बेग, आप हमें आगाह कर रहे थे। गुजरात को डिवीजन का दर्जा मिलने के बाद जंग डिवीजन बनाओ का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। जंग डिवीजन बनाओ तहरीक के मरकजी सदर राय अंसर सदीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जंग के मेंबरान असम्बली जंग को डिवीजन बनाने में पूरा किरदार अदा करें। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अम्मार यासिर से। जी अम्मार, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुजरात को डिवीजन का दर्जा देने के बाद जंग को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करने पर आज जंग डिवीजन बनाओ तहरीक के मरकजी सदर राय अंसर सदीकी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें जो है मुतालबा किया गया है कि जंग के तमाम MPAs और MNAs मौसर तौर पर आवाज़ उठाते हुए जंग को डिवीजन का दर्जा दिलाएँ। इस हवाले से उनका कहना था कि चौधरी परवेज़ इलाही जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने फौरी तौर पर अपने ज़िला को डिवीजन का दर्जा दिया है, लेकिन जो सबसे पुराना ज़िला जंग था उसे अभी तक जो है वो डिवीजन का दर्जा नहीं दिया गया। मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सर, आपने मुकम्मल तौर पर देखने को आ रहा कि आप गुज़श्ता कई सालों से मुसर तौर पर आवाज़ भी उठा रहे हैं, इस हवाले से MNAs MPAs से भी मुलाकात कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि ये MNAs MPAs मुत्तहिद होकर मुसर आवाज़ क्यों नहीं उठाते कि जंग को डिवीजन का दर्जा दिया जाए? जी, ये जंग जो है इसकी तारीख बहुत पुरानी है। 1849 में बनने वाला ये ज़िला, इसको मुतवातिर काटा गया। इसकी तहसील डिवीजन का दर्जा रखती है, इसकी तहसील ज़िले का मकाम रखते हैं, लेकिन जंग में न सेहत की सहूलियात हैं, ना तालीम की सहूलियात हैं, रोड टूट फूट का शिकार हैं। तो हमने सोचा कि बाकायदा एक तहरीक चलाई जाए कि जंग को डिवीजन बनाया जाए। अगर जंग डिवीजन बनता है तो ये तमाम तर सहूलियात हमें मुयस्सर होंगी। इस पर हम तमाम MPAs से रब्ते में रहे, उनके पास बारहा गए, उन्होंने बाकायदा राजा बशारत साहब से, जो उस्मान बुज़दार साहब से रब्ता किया, उन्होंने एक कमेटी बहुत शुक्रिया अम्मार यासिर, आप हमें आगाह कर रहे थे। आज आलमी योम फोटोग्राफी मनाया जा रहा है। मौजूदा दौर में जदीद फोन्स में कैमरों के बाद फोटोग्राफी का पेशा कैसा जा रहा है? 20 साल से फोटोग्राफी से मुंसलिक मोहम्मद अकरम सागर इस बारे में क्या कहते हैं, आइए आपको भी दिखाते हैं। जी, आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन जब से जिद्दत आई है, टेक्नोलॉजी आई है, जो फोटोग्राफर्स हैं उनका काम काफ़ी कम हो गया है। हमारे साथ एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर मौजूद हैं, मोहम्मद अकरम सागर। उनसे बात करते हैं कि वो इस प्रोफेशन को आज के इस दौर में किस तरह देखते हैं। भाई साहब, सबसे पहले ये बताएं, आप कितने अरसे से इस प्रोफेशन के साथ मुंसलिक हैं और इस वक्त जो जदीद दौर जा रहा है, अब मोबाइल टेक्नोलॉजी आ गई है, बड़ी अपग्रेड टेक्नोलॉजी आ चुकी है, अब आप लोगों का क्या मुस्तकबिल है, क्या देखते हैं आप? मैं अरसा 20 साल से तकरीबन ना फ़ोटोग्राफी के शोबे से मुंसलिक हूँ। आज मतलब ये नापैद हो चुकी है ये बात ना, इतना जिद्दत आ चुकी है। अब मैं ज़िले इंतज़ामिया के साथ काम कर रहा हूँ, चूँकि पहले ना अब सिर्फ शादियों की हद तक ये काम रह गया है, अदरवाइज़ बिल्कुल ना ये ख़त्म होने के करीब हो चुका है। क्योंकि हर इंसान के पास जदीद मोबाइल आ गए हैं, जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, तस्वीर बनाते हैं फ़ौरन सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाती है, प्रिंट कोई करवाता ही नहीं है। इस वजह से इस काम के में ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो हो गई थी और हमें मतलब मजबूर हो के दूसरी जानिब ना ये सर्विसेज करनी पड़ी, उसमें चले गए हम। जी, आजकल जो लोग हैं, जो बच्चे हैं ख़ास तौर पे, उनको इस फोटोग्राफी के शोबे में आना चाहिए या नहीं, आप क्या देखते हैं? जिनको शौक़ की बात है वो तो आएँ ज़रूर। अब भी इसमें मतलब ना बहुत चार्म है। हम मतलब शुमाली इलाका जात में जाते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये मतलब ना इतना टेक्नोलॉजी का दौर आ गया कि लोग जदीद से जदीद मोबाइल, और मोबाइल में भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वो आ चुकी है, DSLR उसमें कैमरे लग चुके हैं, ठीक है ना, वो लोग उसी पे बनाते हैं। लेकिन अब भी जो लोग इस शोबे से मुंसलिक हैं और जो मतलब रियलिटी में जो है ना वो तस्वीरें बनाना जानते हैं और इस प्रोफेशन के साथ मुंसलिक हैं, वो अब भी कैमरे को यूज़ करते हैं। शुक्रिया वकार घुमन तफसीलात के लिए। नजरें पाकिस्तान ट्रस्ट के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर जाहिद हुसैन और आर्ट काउंसिल के इश्तराक से किताबी और तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू आसिफ चौहान फैसलाबाद की इस नुमाइश में बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। इसी बारे में मजीद जानते हैं खलजा लियाकत से। जी खलजा, बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद आर्ट काउंसिल में नज़रिया पाकिस्तान के इश्तराक से तस्वीरी नुमाइश और किताबी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें एडिशनल कमिश्नर आसिफ चौहान रेवेन्यू ने भी शिरकत की। आइए मजीद इनसे इस बारे में जानते हैं। जी आसिफ चौहान, बताइए।
جی یہ فیصل آباد آرٹس کونسل کی طرف سے پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی کے موقع پر پاکستان موومنٹ کے لیے پاکستان موومنٹ میں جو ڈفرینٹ پرسنالٹیز کا رول رہا ہے پاکستان بنانے میں، یہ تصویری نمائش ہماری یوتھ کے لیے، ہماری سول سوسائٹی کے لیے ایک بہت بڑا یہ موٹیویشن ہے اور ان کے لیے انفارمیشن ہے کہ کیسے ہمارے جو لیجنڈز ہیں، ہمارے جو فور فادرز ہیں، ہمارے جو لیڈرز ہیں، ان کا پاکستان بنانے میں کیا رول رہا ہے، ان کی کیا ایفرٹس رہی ہیں، ان کی کیا سیکریفائسز ہیں، کتنا انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا اور کس طرح کے مسائل برداشت کر کے، کس طرح کی ہارڈشپس فیس کر کے ہماری جو ینگ جنریشن ہے، ہماری یوتھ ہے، اس کے لیے پاکستان بنایا۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ یہ تصویری نمائش جو خاص اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ جو ہمارے جو ہیروز ہیں ان کو بتایا جائے کہ انہوں نے تاریخ میں کیا کیا کام کیے۔ میرے ساتھ اس وقت ڈائریکٹر آف آرٹ کونسل موجود ہیں عاطف اقبال، آئیے ان سے بھی۔ شکریہ خلزہ تفصیلات کے لیے۔